15 नवंबर 2012 की सुबह 6 बजे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला पुलिस को रामगढ़ गांव के एक निजी ईंट भट्ठे में हुई एक विशेष रूप से गंभीर औद्योगिक दुर्घटना की सूचना मिली। पीड़ित की पहचान ईंट भट्ठे के मालिक 38 वर्षीय रमेश कुमार के रूप में हुई। पीड़ित की पत्नी 34 वर्षीय मीना देवी के बयान के अनुसार, ईंट बनाने की मशीन चलाते समय रमेश का पैर फिसल गया और वो दुर्भाग्य से मशीन में गिर गया और मशीन के घूमने वाले ब्लेड ने उसके ऊपरी शरीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिला पुलिस बल, जिसमें जांच टीम और फोरेंसिक टीम शामिल थी, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल एक कच्चा ईंट भट्ठा था जो अस्थायी टिन की छत से ढका हुआ था, इसलिए जमीन गीली और फिसलन भरी थी। भट्ठे के बीच में रखी पुरानी और भारी ईंट बनाने की मशीन की बिजली काट दी गई थी। मशीन के हॉपर, जिसमें मिट्टी डाली जाती थी, में खून और कुचले हुए हड्डी मांस के टुकड़े भरे हुए थे। रमेश कुमार का शव हॉपर के मुहाने पर फंसा हुआ था। पेट से ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से अंदर खिंच गया था और विकृत हो गया था, जिससे एक बेहद भयानक दृश्य बन गया था। घटनास्थल पर पीड़ित की पत्नी मीना देवी और एक 25 वर्षीय मजदूर संजय यादव को स्थानीय पुलिस अधिकारी शांत करा रहे थे। दोनों सदमे की स्थिति में थे। मीना फूट फूट कर रो रही थी और सिसकियों के बीच बार बार कहानी सुना रही थी। उसने बताया कि उस सुबह उसका पति हमेशा की तरह पहले काम पर चला गया था। लगभग 1 घंटे बाद जब वो बाहर आई तो उसने ये भयानक दृश्य देखा। वो चिल्लाई और पास के भट्ठे में काम कर रहे मजदूर संजय को बुलाया। फिर वे दोनों पुलिस को सूचना देने के लिए भागे। संजय यादव का बयान भी मीना के बयान से पूरी तरह मेल खाता था। शुरू में ये मामला एक दुखद औद्योगिक दुर्घटना जैसा लग रहा था। ईंट बनाने का काम वैसे भी बहुत मेहनत भरा और जोखिम भरा होता है। पुरानी ईंट बनाने की मशीन में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था और वो एक गीले, फिसलन भरे वातावरण में काम कर रही थी। किसी मजदूर का पैर फिसलकर उसमें गिर जाना एक बहुत ही संभावित परिदृश्य था। जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी बताया कि रमेश बहुत मेहनती व्यक्ति था और जब मशीन जाम हो जाती थी तो वो अक्सर हॉपर के ऊपर चलकर फावड़े या अपने पैरों से मिट्टी को नीचे धकेलता था। कई लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने उसे कई बार मशीन में खिंचते खिंचते बचते देखा था। हालांकि जब उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुभवी फोरेंसिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव का परीक्षण शुरू किया तो पहली असामान्य बातें सामने आने लगीं, जिससे शुरुआती संदेह पैदा हुए। पहला, शव की स्थिति। हालांकि अपराध की सूचना सुबह 6 बजे दी गई थी, लेकिन जब परीक्षकों ने जांच की तो उन्होंने पाया कि शरीर के कई हिस्सों, विशेष रूप से छोटे जोड़ों में शव की अकड़न शुरू हो गई थी। पीड़ित के शरीर का तापमान भी बहुत कम था, बिल्कुल ठंडा। अपने अनुभव के आधार पर परीक्षकों ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित की मृत्यु कम से कम 6 से 8 घंटे पहले, यानी पिछली रात लगभग आधी रात को हुई होगी, ना कि सुबह जैसा कि पत्नी ने बताया था। दूसरा, घटनास्थल पर खून के निशान। हॉपर की दीवारों और मशीन के आसपास की जमीन पर फैले खून का रंग गहरा भूरा हो गया था और कई जगहों पर जमने और सूखने के निशान थे। अगर ये दुर्घटना अभी अभी हुई होती तो खून ताजा, लाल रंग का और तरल अवस्था में होना चाहिए था। खून के रंग में ये बदलाव बताता है कि ये लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहा था। इसने एक बार फिर इस निष्कर्ष को पुष्ट किया कि पीड़ित की मृत्यु पिछली रात को हुई थी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण असामान्य बात, जब जांचकर्ताओं ने ईंट मशीन के हॉपर की दीवारों को ध्यान से देखा, एक ऐसा क्षेत्र जो हमेशा चिकनी मिट्टी से ढका रहता था, तो उन्हें संघर्ष, खरोच या फिसलने का कोई निशान नहीं मिला। एक व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के अनुसार जब वो जानलेवा खतरे का सामना करता है, खासकर जब मशीन द्वारा खींचा जा रहा हो, तो पीड़ित हताशा में संघर्ष करेगा। उसके हाथ बचने की उम्मीद में हॉपर की दीवारों को खरोचने की कोशिश करेंगे। इन निशानों का पूरी तरह से अभाव एक बेहद अतार्किक बात थी। ये एक भयानक संभावना की ओर इशारा कर रहा था। पीड़ित को मशीन में डाले जाने पर वो बेहोश था या विरोध करने में असमर्थ था।
इन 3 बड़े संदेहों ने तुरंत एक औद्योगिक दुर्घटना को एक सुनियोजित हत्या में बदल दिया, जिसे बड़ी चालाकी से रचा गया था। पुलिस बल ने तुरंत जांच की दिशा बदल दी। एक दुखद औद्योगिक दुर्घटना अब आधिकारिक तौर पर शव को ठिकाने लगाने के साथ हत्या का मामला बन गई थी, और 2 एकमात्र गवाह जो घटनास्थल पर सबसे पहले मौजूद थे, मीना देवी और संजय यादव, अब मुख्य संदिग्ध बन गए थे। घटनास्थल पर अकाट्य असामान्य संकेतों के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस में तुरंत एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व भारी अपराध जांच दल के प्रमुख इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने किया, ये मानते हुए कि ये एक हत्या, शव को ठिकाने लगाने और एक नकली घटनास्थल बनाने का एक परिष्कृत मामला था। पूरे ईंट भट्ठे क्षेत्र को आगे की जांच और सबूत इकट्ठा करने के लिए सख्ती से सील कर दिया गया। सभी उत्पादन गतिविधियां रोक दी गईं। केवल जांच का तनावपूर्ण माहौल और ईंट बनाने वाली मशीन की भयंकर चुप्पी बची थी, जो मामले का मुख्य सबूत थी। 2 मुख्य संदिग्धों मीना देवी और संजय यादव को तुरंत पूछताछ के लिए अलग अलग कमरों में ले जाया गया। सीतापुर जिला पुलिस के पूछताछ कक्ष में दोनों ने एक संदिग्ध रूप से दृढ़ रवैया बनाए रखा। मीना ने एक ऐसी पत्नी की भूमिका पूरी तरह से निभाई जिसने अभी अभी अपने प्यारे पति को खो दिया है। वो बुरी तरह रो रही थी, रमेश की मेहनत और अच्छाई के बारे में बता रही थी और जोर देकर कह रही थी कि उसे इस घटना के गहरे कारण के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो लगातार निराधार परिकल्पनाएं बना रही थी कि शायद उसके पति का व्यापार में किसी से विवाद था और किसी बुरे व्यक्ति ने उसे नुकसान पहुंचाया, ताकि जांच की दिशा खुद से दूर हो जाए। इस बीच दूसरे पूछताछ कक्ष में संजय यादव अत्यधिक सीधा साधा और ईमानदार होने का नाटक कर रहा था। वो युवा लड़का लगातार कह रहा था कि वो केवल एक मजदूर है जो मालिक और मालकिन का आभारी है, और जब उसने मालकिन की चीखें सुनी तो वो भट्ठे के क्षेत्र से दौड़कर आया। संजय का बयान स्पष्ट और बिना किसी अतिरिक्त विवरण के था, लेकिन यही पूर्णता एक असामान्य बात थी। ऐसी भयानक त्रासदी का सामना करते हुए एक सामान्य व्यक्ति के बयान में घबराहट और आतंक होना चाहिए, लेकिन संजय अजीब तरह से शांत था, जैसे उसने कोई पटकथा याद कर ली हो। अलग थलग होने के बावजूद दोनों के बयानों में लगभग पूर्ण एकता ने जांच दल के इस निष्कर्ष को और मजबूत कर दिया कि उन्होंने पहले से अच्छी तरह से चर्चा और तैयारी की थी, ये महसूस करते हुए कि इस समय सीधी पूछताछ से कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर सिंह ने पूछताछ को अस्थायी रूप से रोकने और जांच की दूसरी दिशा में जाने का फैसला किया, एक ऐसी दिशा जिसमें अधिक धैर्य और सावधानी की आवश्यकता थी। विषयों के बीच वास्तविक संबंधों को स्पष्ट करना और अपराध के मकसद की तलाश करना। सबसे अनुभवी जासूसों को तुरंत सभी पृष्ठभूमि, सामाजिक संबंधों, वित्तीय मामलों की फिर से पुष्टि करने और विशेष रूप से रमेश, मीना और मजदूर संजय यादव के बीच जटिल त्रिकोणीय संबंधों की गहराई से जांच करने का आदेश दिया गया। पड़ोसियों, व्यापारिक मित्रों और पीड़ित के रिश्तेदारों से जल्दी से जानकारी एकत्रित की गई और धीरे धीरे ईंट भट्ठे के मालिक के परिवार के पीछे की विरोधाभासी कहानी सामने आने लगी, जो उस खुशहाल मुखौटे से बहुत अलग थी जिसे वे अक्सर बाहर दिखाते थे। रमेश कुमार लोगों की नजरों में एक सीधा साधा और कुछ हद तक देहाती आदमी था। वो बात करने में अच्छा नहीं था, संवाद में कुशल नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन केवल काम, मिट्टी और ईंटों के लिए समर्पित कर दिया था। वो अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता था। अपनी सारी संपत्ति और पैसा बिना कोई सवाल पूछे अपनी पत्नी को सौंप देता था, लेकिन उसकी त्रासदी उसकी इसी सज्जनता और अतीत की एक घटना में निहित थी। कुछ साल पहले भट्ठे की मरम्मत करते समय वो ऊंचाई से गिर गया था। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन इसके परिणाम काफी गंभीर थे। उसका स्वास्थ्य गिर गया, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दुर्घटना ने एक पुरुष के रूप में उसकी शारीरिक क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। अपने पति के बिल्कुल विपरीत मीना देवी एक ऐसी महिला थी जो अपने यौवन के चरम पर थी, 34 साल की।
वो सुंदर थी, बात करने में चतुर थी और घर के साथ साथ ईंट भट्ठे के व्यवसाय को भी अच्छी तरह से संभालती थी। लेकिन उस मुखौटे के पीछे कई लोगों ने महसूस किया कि मीना एक उच्च इच्छाओं वाली, कुछ हद तक चंचल महिला थी और हमेशा अपने पति पर हावी रहती थी। रमेश की मर्दानगी में कमी ने उनकी शादी को एक खोखले खोल में बदल दिया था। मीना अक्सर छोटी छोटी बातों पर असंतोष व्यक्त करती या अपने पति को डांटती थी। अपने पति की सरलता और कमजोरी के प्रति उसकी अवमानना दिन ब दिन स्पष्ट होती जा रही थी। और फिर तीसरा चरित्र एक घातक उत्प्रेरक के रूप में प्रकट हुआ। संजय यादव 20 के दशक का एक युवक जो उत्तरी पहाड़ी राज्य से काम की तलाश में यहां आया था। संजय के पास स्वास्थ्य के अलावा कुछ नहीं था। वो लंबा, हट्टा कट्टा था। धूप और हवा के कारण उसकी त्वचा सांवली थी और उसमें असाधारण कार्य क्षमता थी। वो अकेले 2 या 3 लोगों के बराबर काम कर सकता था। अपनी मेहनत और कद काठी के कारण संजय जल्दी ही रमेश और मीना का प्रिय बन गया और वे उसे परिवार का सदस्य मानने लगे। उसे न केवल अधिक वेतन दिया जाता था, बल्कि अक्सर रात के खाने के लिए भी आमंत्रित किया जाता था और दिन भर की मेहनत के बाद मालिक के साथ कुछ जाम शराब पीकर बातें करता था। यही निकटता, जो हानि रहित लग रही थी, ने आग के पास पुआल के लिए एक आदर्श वातावरण बनाया। रात के खाने के दौरान जब थोड़ी शराब का नशा होता तो भट्ठे की मालकिन और युवा मजदूर के बीच इश्क भरी नजरें चलने लगतीं। मीना अपने पति से निराश होकर संजय में एक आदर्श प्रतिस्थापन देखने लगी। एक मजबूत शरीर, एक युवा जीवन शक्ति जो उसके पति के पास अब नहीं थी, और संजय घर से दूर एक युवक, एक सुंदर मालकिन के अप्रत्यक्ष निमंत्रण के सामने अपनी वासना को नियंत्रित नहीं कर सका। और फिर जो होना था वो हो गया। गर्मियों की एक देर शाम, हत्या से लगभग 1 साल पहले, रमेश ने खुशी खुशी खबर दी कि उसने 2 बड़े ईंटों के भट्ठे बेचे हैं और अच्छा मुनाफा कमाया है। जश्न मनाने के लिए उसने घर पर ही एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। मेहमान केवल 3 थे, पति पत्नी और संजय यादव। रमेश अपनी खुशी और एक पति की मासूमियत में, जिसने कभी संदेह नहीं किया, बहुत शराब पी। वो लगातार संजय के साथ जाम टकराता रहा और काम में उसकी मदद के लिए उसकी प्रशंसा करता रहा। देर रात तक रमेश इतना नशे में था कि उसे दुनिया की कोई सुध नहीं रही और वो लिविंग रूम के फर्श पर ही गहरी नींद में सो गया। छोटे बच्चे को भी जल्दी सुला दिया गया था। घर में सन्नाटा छा गया। केवल मीना और संजय खाली शराब की मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। शराब और वासना ने माहौल को घना बना दिया था। कुछ देर की चुप्पी के बाद संजय धीरे धीरे पास आया। उसका बड़ा हाथ मालकिन की जांघ पर आ गया। मीना ने अपना हाथ नहीं हटाया। उसने केवल फर्श पर बेसुध पड़े अपने पति पर एक नजर डाली, फिर संजय की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा डर और थोड़ा निमंत्रण था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर के कमरे की ओर इशारा किया। बस उस एक संकेत से संजय सब कुछ समझ गया। वो उठा, उस खिलती हुई महिला को अपनी बाहों में उठाया और सीधे पति पत्नी के बेडरूम में चला गया। और उस रात अपने पति के बिस्तर पर, जो कुछ ही मीटर की दूरी पर नशे में सो रहा था, पाप शुरू हो गया। उस पहली चोरी छिपे मुलाकात ने नैतिकता की सभी अंतिम बाधाओं को तोड़ दिया। ये केवल शारीरिक संतुष्टि नहीं थी, बल्कि एक पापी गठबंधन की एक मौन घोषणा थी जो सभी परिणामों की अवहेलना करती थी। उस रात के बाद से मीना और संजय के बीच संबंध और भी साहसी और लापरवाह हो गए। वे अब केवल घर पर चुपके से नहीं मिलते थे, बल्कि बाहर भी मिलने लगे। मीना की बाजार से सामान खरीदने की यात्राएं लंबी होने लगीं। संजय द्वारा काम के लिए घर जाने की अनुमति मांगने की संख्या भी बढ़ गई। उनका गंतव्य अक्सर पड़ोसी गांवों में स्थित सस्ते गेस्ट हाउस होते थे। उन्हें विश्वास था कि उन अजनबी जगहों पर कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन इंसान की योजनाएं हमेशा सफल नहीं होती। पाप चाहे कितनी भी सावधानी से क्यों न छुपाया जाए, एक दिन उजागर हो ही जाता है। मीना देवी और संजय यादव का पापी रिश्ता लगभग 1 साल तक अंधेरे में चलता रहा। वे और भी लापरवाह हो गए, ये मानते हुए कि रमेश की सज्जनता और कमजोरी एक सुरक्षित ढाल है।
जो उन्हें उसकी पीठ पीछे गलत काम करने की आजादी देती है। लेकिन थैले में बंद सुई एक दिन बाहर आ ही जाती है। इस नाजायज रिश्ते की सच्चाई अंततः एक क्रूर संयोग से उजागर हो गई, और इसे खोजने वाला कोई और नहीं बल्कि पीड़ित के सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। अगस्त की एक दोपहर, हत्या से लगभग 3 महीने पहले, सुरेश, जो रमेश का बचपन का और करीबी व्यापारिक दोस्त था, को किसी काम से बगल के गांव जाना पड़ा। सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर अपने दोस्त का इंतजार करते हुए उसने गलती से एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। चाय की दुकान के सामने एक सस्ते गेस्ट हाउस से एक पुरुष और एक महिला बाहर निकले। उस आदमी को उसने तुरंत पहचान लिया, संजय यादव, उसके दोस्त के ईंट भट्ठे का मजबूत मजदूर। लेकिन उसके बगल में चलने वाली महिला, जो प्यार से हंस रही थी और संजय का हाथ पकड़े हुए थी, उसे देखकर सुरेश स्तब्ध रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त की पत्नी मीना देवी थी। अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए सुरेश ने तुरंत अपना फोन निकाला, प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीरें लेने का नाटक करते हुए। लेकिन वास्तव में उस व्यभिचारी जोड़े के सबूत रिकॉर्ड करने के लिए गेस्ट हाउस से एक साथ निकलते हुए उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से कैद हो गई थी। उसके अंदर गुस्सा भर गया। वो ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसके सबसे अच्छे दोस्त को इस तरह खुलेआम धोखा दिया जा रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के सुरेश ने तुरंत रमेश को फोन किया। रमेश, तू कहां है? सुरेश ने जल्दी में पूछा। सारा काम छोड़कर यहां आ, मुझे तुझे कुछ दिखाना है, बहुत जरूरी है। अपने दोस्त की आवाज में तात्कालिकता सुनकर रमेश जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल पर नियत स्थान पर पहुंचा। जब वो पहुंचा तो सुरेश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना फोन निकालकर उसे हाल ही में ली गई तस्वीर दिखाई। अपनी पत्नी और उस भरोसेमंद मजदूर को एक साथ गेस्ट हाउस से बाहर निकलते हुए देखकर रमेश का भोला चेहरा पीला पड़ गया और फिर गुस्से से बैंगनी हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी नसें साफ दिखाई दे रही थीं। हरामखोर, चरित्रहीन औरत। रमेश गुर्राया। जीवन में पहली बार लोगों ने उसे इतना क्रोधित देखा था। अब क्या करेगा? क्या तू अंदर जाकर रंगे हाथों पकड़ना चाहता है? सुरेश ने पूछा, अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार। लेकिन दोस्त की उम्मीद के विपरीत शुरुआती अत्यधिक गुस्से के बाद रमेश धीरे धीरे एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके चौड़े कंधे कांप रहे थे। क्रोध जल्दी ही एक गहरे दर्द में बदल गया, एक धोखा खाए हुए आदमी की लाचारी। उसने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, हंगामा करने के बारे में नहीं सोचा। पहली बात जो उसके दिमाग में आई, वो उसका छोटा बच्चा था। उसे डर था कि अगर सब कुछ सामने आ गया तो उसका परिवार टूट जाएगा और उसका बच्चा सबसे ज्यादा पीड़ित होगा। सज्जनता और दया जो इस आदमी के स्वभाव में गहराई से निहित थी, ने उसे कमजोर बना दिया। रहने दे, रमेश ने कर्कश आवाज में कहा। बात बढ़ाने से पूरे परिवार की बदनामी होगी। मेरे बच्चे का क्या कसूर? तू ये फोटो डिलीट कर दे, मैं घर जाकर खुद निपट लूंगा। ये कहकर वो चुपचाप उठा और अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर चला गया। अपने दोस्त को वहीं छोड़ गया, जो अपने दोस्त की कमजोरी पर दुखी और क्रोधित दोनों था। उस रात रमेश के घर में माहौल भारी था। उसने चिल्लाया नहीं, मारा नहीं। उसने बस अपनी पत्नी को बेडरूम में बुलाया, दरवाजा बंद किया और उसे वो तस्वीर दिखाई जो उसके दोस्त ने उसे भेजी थी। अकाट्य सबूत देखकर मीना देवी पूरी तरह से टूट गईं। वो अब इनकार नहीं कर सकती थी। वो अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी, बुरी तरह रोने लगी। उसने अकेलेपन और उस युवा लड़के के आकर्षण को दोष देते हुए माफी की भीख मांगी। उसने वादा किया कि वो पूरी तरह से संबंध तोड़ देगी, कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगी। बस अपने बच्चे के बारे में सोचकर उसे माफ कर दे। और एक बार फिर रमेश की कमजोरी जीत गई। उसने अपनी पत्नी को माफ करने का फैसला किया, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो उस जहरीले सांप को अपने घर में नहीं रख सकता। उसकी एकमात्र मांग ये थी कि संजय यादव को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए। अगली सुबह रमेश ने संजय को बुलाया, उसका पूरा वेतन दिया और सीधे कारण बताया। उसे ईंट भट्ठे से जाने और कभी वापस न आने के लिए कहा।
संजय यादव ने बिना एक शब्द कहे चुपचाप अपना सामान पैक किया और चला गया। रमेश ने अपनी पत्नी के आंसुओं और वादों पर बहुत अधिक विश्वास किया। उसे विश्वास था कि तूफान गुजर गया है और उसका परिवार अपनी सामान्य शांति में लौट आएगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके माफी के कार्य ने न केवल उसकी व्यभिचारी पत्नी को नहीं सुधारा, बल्कि उसके मन में एक गहरी अवमानना भी पैदा कर दी। मीना के लिए उसके पति की कमजोरी एक मौन अनुमति थी, एक गारंटी थी कि वो बिना किसी कीमत चुकाए गलत काम करना जारी रख सकती है। और वास्तव में कुछ समय की चुप्पी के बाद जब उसने देखा कि उसका पति उस पर पूरी तरह से विश्वास कर रहा है, मीना देवी ने सक्रिय रूप से संजय यादव से फिर से संपर्क किया। उनका गुप्त संबंध फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस बार पहले से भी अधिक गुप्त और परिष्कृत तरीके से। वे अब घर के पास के गेस्ट हाउस में नहीं मिलते थे, बल्कि दूर और अधिक एकांत स्थानों की तलाश करते थे। और फिर अंतिम त्रासदी उस घातक रात को हुई। 14 नवंबर की शाम को रमेश को व्यापार के सिलसिले में बगल के गांव जाना था और उसने कहा कि वो देर से लौटेगा। ये मीना देवी के लिए सुनहरा अवसर था जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत संजय यादव को फोन किया और उसे घर आने के लिए कहा। छोटा बच्चा गहरी नींद में सो रहा था और पूरे बड़े घर में केवल वे व्यभिचारी प्रेमी प्रेमिका थे। वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, उसी घर में उसी बिस्तर पर इश्क लड़ा रहे थे, जबकि पति बाहर कड़ी मेहनत कर रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रमेश की व्यापारिक मुलाकात अप्रत्याशित रूप से स्थगित हो गई। उसने बिना बताए उम्मीद से पहले घर लौटने का फैसला किया। शायद अपनी पत्नी को एक सुखद आश्चर्य देना चाहता था। और जब उसने धीरे से दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया तो उसका स्वागत किसी सुखद आश्चर्य से नहीं, बल्कि एक क्रूर, अत्यंत दर्दनाक सच्चाई से हुआ। उसने बेडरूम से अजीब आवाजें सुनी। एक धोखा खाए हुए आदमी का अंतर्ज्ञान जाग गया। वो दबे पांव आगे बढ़ा और फिर दरवाजा धड़ाम से खोल दिया। उसके सामने का दृश्य उस तस्वीर में देखे गए दृश्य से भी अधिक भयानक था। उसकी पत्नी और वो मजदूर जिसे उसने कभी आश्रय दिया था, उसके अपने बिस्तर पर नग्न अवस्था में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी। बार बार के धोखे और खुलेआम अपमान ने सबसे सज्जन आदमी को एक घायल जंगली जानवर में बदल दिया था। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, रमेश एक भयानक चीख के साथ चिल्लाया। वर्षों से दबी हुई ईर्ष्या और आक्रोश फट पड़ा। वो और कुछ नहीं सोच सका, सीधे रसोई में भागा और एक चमकता हुआ कसाई का चाकू उठा लिया। एक भयानक पीछा और संघर्ष शुरू हुआ और ये तभी समाप्त हुआ जब रमेश एक घातक चाकू के घाव के साथ फर्श पर गिर गया, जो उसके पेट में गहरा धंस गया था। उसकी आखिरी बूंद खून बह चुकी थी, जिसने एक दुखद शादी पर पूर्ण विराम लगा दिया और एक और भी क्रूर अपराध को छिपाने की योजना की शुरुआत की। उस घातक चाकू के वार ने रमेश कुमार की जान ले ली थी, लेकिन इसने दोनों अपराधियों को भी एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया था जो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थी। ये हत्या उनकी योजना का हिस्सा नहीं थी। ये एक आवेगपूर्ण कार्य था, व्यभिचार के रंगे हाथों पकड़े जाने का एक अप्रत्याशित परिणाम। बेडरूम में मौत का सन्नाटा छा गया। केवल संजय यादव की हांफने की आवाज और मीना देवी की डरी हुई सिसकियां थीं। रमेश का शव खून के तालाब के बीच में पड़ा था, जो धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा था। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, जैसे एक मूक आरोप लगा रही हों। संजय यादव अपनी सुध बुध खो देने वाली आक्रामकता के बाद कांपने लगा। उसने खून से सना चाकू फर्श पर गिरा दिया। पीछे हटकर लाश को घोर आतंक से देखने लगा। उसने एक आदमी को मार डाला था। उसने उस मालिक को मार डाला था जिसने कभी उसे आश्रय दिया था। जेल और मौत की सजा का डर उस युवा लड़के के दिमाग पर हावी होने लगा। वो कमरे के एक कोने में बैठ गया, अपना सिर पकड़कर। ये नहीं जानता था कि क्या करना है। उसी अराजकता और निराशा के क्षण में मीना देवी का असली स्वभाव सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। जबकि उसका प्रेमी अभी भी घबराया हुआ था, ये महिला शुरुआती कुछ मिनटों के सदमे के बाद एक भयावह शांति के साथ जल्दी से संभल गई।
वो न तो रोई न चिल्लाई। उसके दिमाग में डर जल्दी ही एक ठंडे हिसाब किताब में बदल गया। उसका पति मर चुका था, सब कुछ हो चुका था। अब सवाल पछतावा का नहीं था, बल्कि अपराध से कैसे बचा जाए, इस त्रासदी को एक अवसर में कैसे बदला जाए। उठो, मीना ने संजय को आदेश दिया। उसकी आवाज कठोर और ठंडी थी, बिना किसी कंपकपी के। रोने से कुछ नहीं होगा। अगर अब पुलिस को बुलाया तो हम दोनों मारे जाएंगे। क्या तुम जेल में सड़ना चाहते हो? संजय ने ऊपर देखा, अपनी प्रेमिका को निराशा भरी आंखों से देखा। तो अब क्या करें? मीना देवी ने अपने पति के शव को देखा, फिर उसकी नजर खिड़की के बाहर। रात में धुंधले ईंट भट्ठे की ओर गई और उसके दिमाग में शव को ठिकाने लगाने की एक भयानक योजना कौंधी। उसे वे समय याद आए जब उसका पति ईंट बनाने की मशीन से लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसे उस मशीन के खतरे के बारे में पड़ोसियों की कानाफूसी याद आई। एक औद्योगिक दुर्घटना। ये एक आदर्श आवरण होगा। केवल एक ही रास्ता है, मीना ने फुसफुसाते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा। हम एक दुर्घटना का दृश्य बनाएंगे। रमेश की मौत यहां नहीं, बल्कि ईंट भट्ठे में एक औद्योगिक दुर्घटना में होगी। उसने संजय को पूरी योजना समझाई। वे रमेश के शव को ईंट बनाने की मशीन में डाल देंगे, ताकि मशीन शरीर के उस हिस्से को कुचल दे जहां छुरा घोंपा गया था, ताकि हत्या के सभी निशान मिट जाएं। लेकिन वे इसे तुरंत नहीं कर सकते थे। आधी रात में मशीन के चलने की आवाज निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगी। उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा, रमेश के सामान्य काम के समय तक, फिर खोज का नाटक करना होगा और मदद के लिए चिल्लाना होगा। योजना विस्तार से, ठंडे खून से और क्रूरता से बनाई गई थी, जो इस महिला की एक अत्यंत कठोर आपराधिक मानसिकता को दर्शाती थी। मीना की व्यवस्था का पालन करते हुए संजय घबराहट में और कोई विकल्प न होने के कारण एक आज्ञाकारी कठपुतली बन गया। उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल को साफ किया। उन्होंने फर्श और बेडरूम की दीवारों से खून के सभी धब्बे साफ करने के लिए चीथड़े और पानी की बाल्टी का इस्तेमाल किया। संघर्ष और हत्या के सभी निशान सावधानी पूर्वक मिटा दिए गए। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू धोकर वापस रसोई में रख दिया गया। खून से सनी चादर उतारकर वॉशिंग मशीन में डाल दी गई। उन्होंने चुपचाप काम किया, एक दूसरे के साथ ऐसे समन्वय में जैसे कि उन्होंने पहले से अभ्यास किया हो। घर के अंदर घटनास्थल की सफाई के बाद अगला काम लाश को हटाना था। आधी रात के करीब तक इंतजार करने के बाद जब पूरा गांव गहरी नींद में सो गया, तब उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। मीना ने वो ठेला लिया जिसे रमेश रोज मिट्टी और कच्ची ईंटें ढोने के लिए इस्तेमाल करता था। फिर दोनों ने, एक ने अपने पति को मारा था, दूसरे ने अपने मालिक को, मिलकर रमेश के ठंडे पड़ते शव को घर से बाहर निकाला और ठेले पर रख दिया। मीना ने सावधानी से एक पुराना तिरपाल लिया, वही जो ईंटों को बारिश से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसे शव पर ढक दिया। इसे एक सामान्य मालवाहक गाड़ी के रूप में छिपा दिया। फिर उन्होंने रात में अपनी सबसे भयानक यात्रा शुरू की। संजय आगे था, भारी ठेले को खींच रहा था। मीना बगल में चल रही थी, कान लगाकर सुन रही थी, आंखों से हर हरकत पर नजर रख रही थी। ठेला शांत रात में चरमराता हुआ आगे बढ़ रहा था, एक भयानक रहस्य को घर से लगभग 500 मीटर दूर ईंट भट्ठे तक ले जा रहा था। परिचित गांव की सड़क अब लंबी और बेहद डरावनी लग रही थी। सौभाग्य से आधी रात को कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं था। शव का परिवहन सुचारू रूप से हो गया। जब वे ईंट भट्ठे पर पहुंचे तो उन्होंने रमेश के शव को अंदर ले जाकर उस दुष्ट ईंट बनाने वाली मशीन के ठीक बगल में रख दिया। योजना आधी पूरी हो चुकी थी। अब केवल अंतिम और सबसे बर्बर चरण बाकी था, लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ा, और इसलिए उस रात के शेष लगभग 4 घंटों के दौरान दोनों अपराधी भट्ठे के अंधेरे और सन्नाटे में पीड़ित के शव के पास बैठे रहे। उन्होंने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था। संजय डर से कांप रहा था और मीना शायद वो एक स्वतंत्र भविष्य के बारे में सोच रही थी।
अपने प्रेमी के साथ एक नया जीवन। उस सारी संपत्ति के साथ जो उसके पति ने छोड़ी थी। उस क्षण में उनके ठंडे खून वाले धैर्य ने एक अत्यंत कठोर और निर्दयी आपराधिक मानसिकता को दिखाया। जब सुबह के लगभग 5 बजे क्षितिज पर दिन की पहली रोशनी दिखाई देने लगी, तो वे जानते थे कि समय आ गया है। उन्होंने मिलकर अपनी पूरी ताकत से रमेश के शव को उठाया और पीड़ित के ऊपरी शरीर को मशीन के हॉपर में डाल दिया। मीना वो थी जिसने सीधे स्विच चालू किया। मशीन की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी, जिसने सुबह की शांति को भंग कर दिया। स्टील के ब्लेड घूमने लगे। धीरे धीरे बेजान लाश को अपनी चपेट में ले लिया। जब मशीन पीड़ित की हड्डियों को कुचलने लगी तो भयानक कर्कश आवाजें आने लगीं। खून और मांस के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उन्होंने मशीन को केवल कुछ दसियों सेकंड के लिए चलाया, बस इतना कि वो पेट के घाव को कुचल दे, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से नकली दुर्घटना का दृश्य बन जाए। फिर मीना ने मशीन बंद कर दी। सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब ये पहले से भी ज्यादा भयानक था। सब कुछ हो चुका था, अपराध को ढक दिया गया था। वे जल्दी से अपनी अंतिम भूमिका में आ गए। मीना बाहर भागी और रोने चिल्लाने लगी। निराशा में अपने पति का नाम लेकर चीखने लगी। संजय ने पास के भट्ठे से दौड़कर आने का नाटक किया, घबराहट और सदमे का दिखावा किया। उनका नाटक शुरू हो गया था, एक ऐसा नाटक जिसे पड़ोसियों, रिश्तेदारों से लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक सभी को धोखा देने के लिए सावधानीपूर्वक रचा गया था। मीना देवी और संजय यादव दोनों के पूर्ण और विस्तृत इकबालिया बयानों के साथ मामले की जांच का चरण आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। साजिश का हर विवरण, नाजायज रिश्ते से लेकर आवेगपूर्ण हत्या और शव को ठिकाने लगाने की बर्बर योजना तक मामले की फाइल में सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया था। घटना स्थल पर शुरुआती परिस्थितिजन्य साक्ष्य अब दोनों अपराधियों के बयानों से पूरी तरह से जुड़ गए थे, जिससे एक अकाट्य मामला बन गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की अपराध जांच एजेंसी ने अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट पूरी की और पूरी फाइल को संबंधित लोक अभियोजक के कार्यालय में भेज दिया, जिसमें दोनों आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई। कुछ समय तक फाइल का अध्ययन करने के बाद सीतापुर के लोक अभियोजक कार्यालय ने आरोपी मीना देवी और आरोपी संजय यादव के खिलाफ 1999 की दंड संहिता की धारा 93(1) के तहत आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कई गंभीर परिस्थितियां थीं, जैसे कि अपराध को बर्बर तरीके से और गुंडागर्दी की प्रकृति के साथ अंजाम देना। इसमें मीना देवी को अपराध को छिपाने की योजना बनाने वाले मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पहचाना गया। कुछ महीने बाद सीतापुर जिला न्यायालय ने मामले की पहली सुनवाई की। मामले की विशेष रूप से गंभीर और बर्बर प्रकृति के कारण मुकदमे ने जनता और मीडिया का विशेष ध्यान आकर्षित किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अदालत के परिसर में जमा हो गए। वे उस व्यभिचारी जोड़े के खिलाफ न्याय के फैसले को अपनी आंखों से देखने आए थे, जिसने एक भयानक अपराध किया था। गंभीर अदालत कक्ष में दोनों आरोपी मीना देवी और संजय यादव कटघरे में खड़े थे। उनकी शक्ल गिरफ्तारी के शुरुआती दिनों से बिल्कुल अलग थी। संजय यादव दुबला और पीला पड़ गया था। पूरे मुकदमे के दौरान उसने लगभग अपना सिर नीचे झुकाए रखा। उसके कंधे कांप रहे थे, जो स्पष्ट रूप से डर और देर से हुए पछतावा को दर्शा रहा था। इसके विपरीत मीना देवी पूरी तरह से भावहीन दिखाई दीं। वो सीधी खड़ी थीं। उसका चेहरा ठंडा था, न एक आंसू, न कोई भाव। उसकी खाली आंखें अनिश्चितता में घूर रही थीं। इस महिला की कठोरता ने अदालत कक्ष में मौजूद सभी लोगों को झकझोर दिया। नीचे पीड़ित के परिवार के लिए आरक्षित सीटों पर रमेश कुमार के बूढ़े माता पिता बैठे थे। उनके बाल कुछ ही महीनों में सफेद हो गए थे। वे चुपचाप रो रहे थे। हर बार जब अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि ने उस अपराध को दोहराया जो उनके बेटे को भुगतना पड़ा था, तो वे सिसक उठते थे। अभियोजक ने आरोप पत्र पढ़ना शुरू किया। मामले की पूरी कहानी विस्तार से फिर से बताई गई।
घटना स्थल पर उन असामान्य बिंदुओं से जिन्हें इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उनकी टीम ने खोजा था, दोनों आरोपियों के बीच नाजायज रिश्ते तक, और अंत में उस भयानक घातक रात के बारे में पूरा इकबालिया बयान। जब अभियोजक ने उस हिस्से को पढ़ा जिसमें दोनों आरोपियों द्वारा रमेश के शव को ईंट बनाने वाली मशीन में डालने के कृत्य का वर्णन किया गया था, तो पूरा अदालत कक्ष एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। केवल गुस्से भरी फुसफुसाहट और पीड़ित के रिश्तेदारों की सिसकियां थीं। पूछताछ के दौरान अकाट्य सबूतों और बयानों का सामना करते हुए मीना और संजय दोनों ने अपने सभी अपराध स्वीकार कर लिए। हालांकि जब प्रत्येक की भूमिका के बारे में पूछा गया तो दोषारोपण का नाटक एक बार फिर शुरू हुआ। संजय यादव ने दावा किया कि वो केवल एक निष्क्रिय भागीदार था, क्योंकि रमेश ने पहले उस पर हमला किया था, इसलिए उसने आत्मरक्षा में अत्यधिक बल का प्रयोग किया, जिससे हत्या हो गई। और शव को ठिकाने लगाने की पूरी योजना अकेले मीना देवी द्वारा बनाई और निर्देशित की गई थी। इसके विपरीत मीना देवी ने दावा किया कि ये संजय ही था जिसने ईर्ष्या के कारण रमेश पर सक्रिय रूप से हमला किया और उसे मार डाला, और फिर उसे अपराध को छिपाने की योजना में भाग लेने के लिए धमकाया और मजबूर किया। उसने खुद को एक पीड़ित, एक कमजोर महिला के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, जिसे उसके प्रेमी द्वारा नियंत्रित किया गया था। हालांकि उनके अनाड़ी और विरोधाभासी झूठ अदालत को धोखा नहीं दे सके। मामले की पूरी फाइल के आधार पर, विशेष रूप से हत्या के बाद प्रत्येक विषय के मनोवैज्ञानिक विकास और कार्यों के आधार पर, प्रत्येक अपराधी की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी। बहस का दौर काफी संक्षिप्त था। संजय यादव के बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी का कार्य केवल तीव्र मानसिक उत्तेजना की स्थिति में एक आवेगपूर्ण कार्य था, और बाद में उसने ईमानदारी से कबूल कर लिया था। अदालत से सजा कम करने पर विचार करने का अनुरोध किया। मीना देवी के वकील के पास बचाव के लिए लगभग कोई तर्क नहीं था। उन्होंने केवल अदालत से इस तथ्य पर विचार करने का अनुरोध किया कि आरोपी का एक छोटा बच्चा है और वह अकेले उसका पालन पोषण कर रही है। जवाब में अभियोजन पक्ष के प्रतिनिधि ने एक जोरदार अभियोग प्रस्तुत किया, जिसमें सभी बचाव तर्कों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरोपियों के कार्य गणनात्मक, बर्बर और अमानवीय कार्यों की एक श्रृंखला थे। विशेष रूप से ईंट बनाने वाली मशीन से शव को ठिकाने लगाने का कार्य, यह किसी उत्तेजित व्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि एक ठंडे खून वाले अपराधी का कार्य था, जिसने तैयारी की थी और अपराध को हर कीमत पर छिपाने का दृढ़ संकल्प किया था। उन्होंने अदालत से सबसे कठोर सजा देने का अनुरोध किया, जो आरोपियों द्वारा किए गए अपराध के अनुरूप हो, ताकि एक मिसाल कायम की जा सके और कानून की गंभीरता को बनाए रखा जा सके। बहस के बाद दोनों आरोपियों को अदालत के फैसले से पहले अंतिम शब्द कहने का मौका दिया गया। संजय यादव फूट फूट कर रो पड़ा, कांपते हुए पीड़ित के परिवार से अपने माता पिता से माफी मांगी और अदालत से अपनी गलती सुधारने के लिए जीने का एक मौका देने का अनुरोध किया। और मीना देवी जब अंतिम शब्द कहने के लिए कहा गया तो वो ठंडी चुप्पी साधे रही। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने केवल एक ही वाक्य कहा, एक समान भावनाहीन आवाज में, मुझे कुछ नहीं कहना है। उसके रवैये ने पश्चाताप की अंतिम उम्मीद को भी बुझा दिया। पूरा अदालत कक्ष भारी सन्नाटे में डूब गया। अदालत ने विचार विमर्श के लिए अवकाश की घोषणा की। 1 घंटे से अधिक का समय तनावपूर्ण इंतजार में बीत गया। अंत में विचार विमर्श कक्ष का दरवाजा खोला और न्यायाधीश अपनी सीटों पर लौट आए। अदालत कक्ष में सभी लोग खड़े हो गए। फैसले की घड़ी आ गई थी। पीठासीन न्यायाधीश ने एक कठोर और स्पष्ट आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। पूरा अदालत कक्ष पिन ड्रॉप साइलेंस में था। सभी 2 अपराधियों के लिए न्याय के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे थे। मामले की फाइल, सबूतों, अदालत में दिए गए बयानों और मुकदमे की प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा के बाद अदालत ने माना कि एक विशेष रूप से गंभीर प्रकृति का हत्या का मामला था।
आरोपियों के कार्यों ने अत्यंत दर्दनाक परिणाम दिए थे, जिससे जनता में भारी आक्रोश पैदा हुआ था और इससे सबसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अदालत ने इस बचाव तर्क को खारिज कर दिया कि आरोपी संजय यादव का कार्य केवल मानसिक उत्तेजना की स्थिति में अत्यधिक आत्मरक्षा थी। आरोपी एक बेहतर शारीरिक शक्ति वाला युवक था जो पीड़ित पर काबू पाने या उसे निहत्था करने में पूरी तरह से सक्षम था। बजाय इसके कि वो उसकी जान ले ले, आरोपी के कार्य ने गुंडागर्दी और आक्रामक प्रकृति का प्रदर्शन किया। आरोपी मीना देवी के संबंध में अदालत ने निर्धारित किया कि अपराध को छिपाने में आरोपी की मुख्य भूमिका थी। हत्या के बाद ये आरोपी ही थी जिसने शांत रहकर जांच एजेंसी को धोखा देने के लिए शव को बर्बर तरीके से ठिकाने लगाने की योजना बनाई। अपने ही पति के शव को ईंट बनाने वाली मशीन में डालना एक ऐसा कार्य था जिसमें सारी मानवता खो गई थी। सभी नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को रौंद दिया गया था। पीठासीन न्यायाधीश एक पल के लिए रुके। सीधे कटघरे में सिर झुकाए खड़े दोनों आरोपियों को देखा। दोनों आरोपियों के कार्यों ने न केवल एक इंसान की जान ली, बल्कि पीड़ित के परिवार को भी अपूरणीय दर्द दिया और स्थानीय क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। आरोपियों का अपराध अक्षम्य है और निवारण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समाज से स्थायी रूप से अलग किया जाना चाहिए। कानून के प्रावधानों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। 1. आरोपी संजय यादव को हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अपने लिए सजा सुनकर संजय यादव घुटनों के बल गिर गया। उस युवा लड़के की दबी हुई सिसकियां अदालत कक्ष में गूंज उठीं। शायद तभी उसे वास्तव में समझ में आया कि अपनी वासना और पाप के क्षणों के लिए उसे जो कीमत चुकानी पड़ी, वो जेल की सलाखों के पीछे दफन एक पूरा जीवन था। पीठासीन न्यायाधीश ने अपनी आवाज और भी कठोर करते हुए अंतिम फैसला पढ़ा। 2. आरोपी मीना देवी को हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। मौत की सजा सुनाए जाने पर भी मीना देवी अविचल खड़ी रही। वो न रोई, न चिल्लाई, न गिरी। उसने बस अपना भावहीन चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। एक चरम भयानक चुप्पी। नीचे रमेश के बूढ़े माता पिता फूट फूट कर रो पड़े। दर्द और सांत्वना के आंसू कि उनके बेटे को आखिरकार न्याय मिल गया। मुकदमा समाप्त हो गया। दोनों अपराधियों को पुलिस द्वारा ले जाया गया। संजय यादव रोते हुए लड़खड़ाते हुए चला गया, जबकि मीना देवी वो शांति से और ठंडेपन से चली गई। अपने पीछे सभी लोगों की घृणा और अवमानना भरी नजरें छोड़ गई। अदालत के बाहर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने एक सिगरेट जलाई। उसने चुपचाप भीड़ को धीरे धीरे बिखरते हुए देखा, जो अभी अभी सुनाए गए फैसले के बारे में फुसफुसा रही थी। मामला आधिकारिक तौर पर बंद हो गया था। न्याय हो चुका था, लेकिन उस अनुभवी कमांडर के दिल में जीत की कोई भावना नहीं थी। इसके बजाय एक भारी चिंता थी। उसने इस मामले की प्रकृति के बारे में सोचा। ये शुरू से ही एक परिष्कृत योजनाबद्ध साजिश से उत्पन्न नहीं हुआ था। ये बहुत ही सामान्य चीजों से उत्पन्न हुआ था। एक विवाहेतर संबंध, शारीरिक इच्छा, थोड़ा भौतिक लालच। आग के पास पुआल रखने से आग लग ही जाती है। इस लोक कहावत ने त्रासदी की शुरुआत का सटीक वर्णन किया, लेकिन इसमें शामिल लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रकृति ने ही वासना की उस चिंगारी को एक ऐसी आग में बदल दिया जिसने सब कुछ जला दिया। एक सज्जन लेकिन कुछ हद तक कमजोर पति, जो पारिवारिक संघर्षों को पूरी तरह से हल करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। एक चंचल स्वार्थी पत्नी जो अपने पति का तिरस्कार करती थी, और एक मजबूत लेकिन कमजोर चरित्र वाला युवक जो आसानी से भटक गया। 3 लोग, 3 व्यक्तित्वों ने एक घातक त्रिकोण बनाया। लेकिन जो चीज इंस्पेक्टर सिंह को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, वो बेडरूम में हुआ घातक चाकू का वार नहीं था। गुस्से में किए गए आवेगपूर्ण अपराध अक्सर होते हैं। सबसे डरावनी, सबसे घृणित बात वो थी जो उसके बाद हुई। मीना देवी की वो ठंडी शांति जब उसने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उन 2 प्रेमियों का कार्य जब उन्होंने अपने पति, अपने मालिक के शव को रात में ढोया।
उनका धैर्य जब वे सुबह होने का इंतजार करते हुए 4 घंटे तक लाश के पास बैठे रहे और अंत में उस मशीन का स्विच चालू करने का कार्य उसी क्षण ने उन्हें आवेगपूर्ण अपराधियों से असली शैतानों में बदल दिया। उस क्षण ने दिखाया कि मानवता की खाई कभी-कभी कल्पना से भी गहरी हो सकती है। और इस त्रासदी में एक और मुख पीड़ित था, वो रमेश और मीना का छोटा बेटा। बच्चा अब अपने पिता को हमेशा के लिए खो चुका था और उसकी मां को भी कानून के सामने अपने अपराधों का प्रायश्चित करना होगा। उसका भविष्य कहां जाएगा जब उसे एक भयानक स्मृति, एक ऐसे दर्द के साथ बड़ा होना होगा जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर सिंह ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया। सफेद धुएं का एक बादल छोड़ा। उसने रामगढ़ गांव के उस ईंट भट्ठे के बारे में सोचा। वो जगह अब शायद वीरान हो गई होगी, जंगली घास उगने लगी होगी। वो पुरानी ईंट बनाने वाली मशीन अपराध की मूक गवाह शायद कबाड़ में बदल दी जाएगी, लेकिन उसकी छवि हमेशा एक चेतावनी बनी रहेगी। इंसान और जानवर के बीच की पतली रेखा के बारे में एक चेतावनी और उस भयानक कीमत के बारे में जो चुकानी पड़ती है जब लोग केवल वासना और लालच के लिए उस रेखा को पार करने का फैसला करते हैं। कानून का न्याय हो चुका था, लेकिन अंतरात्मा का न्याय शायद शेष जीवन भर जीवित बचे लोगों को पीड़ा देता रहेगा। इस मामले से हम विवाहेतर संबंधों के भयानक विनाश और पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने में कमजोरी के दुखद परिणामों को देखते हैं। त्रासदी शुरू से ही एक गणनात्मक साजिश से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि विवाह में सुलगती दरारों से हुई, जब वफादारी को रौंद दिया गया। शारीरिक इच्छा और जीवन साथी के प्रति अवमानना अपराध के अंकुरण के लिए उपजाऊ भूमि बन गई। यदि पति पहली बार विश्वासघात का पता चलने पर अधिक मजबूत और निर्णायक होता, तो शायद ये त्रासदी कभी नहीं होती। गलत जगह पर दी गई माफी कभी कभी बुराई को जारी रखने के लिए एक मौन सहमति बन जाती है, जिससे ऐसे परिणाम होते हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। ये मामला इंसान और जानवर के बीच की पतली रेखा के बारे में भी एक गहरी चेतावनी है। जब हताशा और लालच ने तर्क को अंधा कर दिया, तो सामान्य लोग ठंडे खून वाले शैतानों में बदल गए। शव को बर्बर तरीके से ठिकाने लगाने का कार्य अपराध के रास्ते पर एक अनियंत्रित फिसलन को दर्शाता है, जहां मानवता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। केवल स्वार्थ और क्रूरता बची थी। लेकिन सबसे दर्दनाक सबक निर्दोष लोगों का बलिदान है, विशेष रूप से छोटे बच्चे का अंधकारमय भविष्य। उसने अपने पिता को अपनी मां के प्रेमी के चाकू से खो दिया, अपनी मां को कानून के फैसले से खो दिया, और उसे एक भयानक मनोवैज्ञानिक निशान के साथ बड़ा होना होगा जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। वो सबसे मूक और सबसे दयनीय पीड़ित है। अंत में ये मामला एक बार फिर इस सच्चाई की पुष्टि करता है कि हर अपराध, चाहे कितनी भी चतुराई से क्यों न छुपाया जाए, न्याय के प्रकाश में उजागर होगा और अपराधियों को उचित कीमत चुकानी होगी। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहां से हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपके किस्से सुनने का इंतजार रहेगा।